हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न इंडिया 97 में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25 जनवरी 2023 का सीटेट का पेपर और ये सीडीपी के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, वो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बिल्कुल एक मार्गदर्शक का काम करते हैं। हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है, किस क्षेत्र से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कैसी भाषा का इस्तेमाल करता है, वो उस हिसाब से हमारी तैयारी ना और बेहतर हो जाती है। तो प्रीवियस ईयर आप ज़रूर अटेंड करें और अपने से आंसर देने का प्रयास करें। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, स्थूल गत्यात्मक कौशल यानी ग्रॉस मोटर स्किल है, उसका उदाहरण कौन सा है। तो इनमें से जो स्थूल बात हो रही है, स्थूल गत्यात्मक, सूक्ष्म गति कौशल नहीं पूछ रहा, स्थूल पूछ रहा, तो इनमें से हो जाएगा भागना, क्योंकि जो भागना हो गया, दौड़ना हो गया, ये सारी क्या है, स्थूल गत्यात्मक क्रियाएं हैं। और अगर जैसे बाकी चीज़ें देखिए, पकड़ना, तिरछी रेखाएं खींचना, लिखना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सूक्ष्म गति कौशल हैं। याद रखेंगे, जिससे हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, आप देख ही रहे हो। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीखते हैं क्योंकि वो एक उंगली पर कंट्रोल बाद में होता है, पहले पूरे हाथ पे कंट्रोल होता है। अभी वो किसी चीज़ को मांगते हैं या कुछ भी, तो पूरा हाथ पटकते हैं ना, ये तो आपने देखा ही होगा। तो ये विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन कर रहा है। तो इसे अधोगामी सिद्धांत या फिर इसी को कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल, निकट से दूर का सिद्धांत, इसी को कहा जाता है कि वो पहले पूरे हाथ पर कंट्रोल आता है, उसके बाद विभिन्न अंगों पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं। मतलब ये पूछ रहा है समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं कौन सी होती है। तो समाजीकरण की शुरुआत ही होती है घर से, यानी परिवार से। तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा, परिवार और आस पड़ोस, क्योंकि समाज की सबसे छोटी इकाई होती है परिवार, और समाजीकरण की सबसे पहली जो स्टेज है ना, वो परिवार से ही शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं। निगमनात्मक रूप से सोचना या फिर अमूर्त चिंतन, ये 4th स्टेज है जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की, इसी की मुख्य विशेषता होती है, अमूर्त चिंतन। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा सा है, इसमें 5 वर्षीय रीना है, जो उसको 2 पारदर्शी मतलब ग्लास दिखाए जाते हैं, ये दोनों आकार में छोटे और चौड़े थे, दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला जाता है, जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। ठीक है, आगे देखो। फिर एक गिलास में दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रीना का मानना था कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा ज़्यादा दूध है। जीन पियाजे के अनुसार यह क्या दर्शाता है। तो जीन पियाजे ने इसको कहा है विकेंद्रीकरण में कठिनाई हो रही है ना, उसको समझने में कठिनाई हो रही है कि वो मात्रा उतनी ही है, लेकिन वो बर्तन में देख रही है कि हाँ वो लंबा ज़्यादा है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अनु का तर्क है, केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है, उसमें उन्होंने 3 स्तर दिए हैं और प्रत्येक में 2-2 चरण हैं। तो ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास। इसमें यह माना जाता है कि जो समाज कह रहा है वही सही है, मैं उसके हिसाब से अपने आप को ढालना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थी के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका बिल्कुल सही है। पाठ यानी स्काफ फोल्डिंग, तो उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना, सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना, क्या ऐसी बात करते हैं वो, ज़रूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना। ये स्काफ फोल्डिंग का मतलब यही होता है, टेम्परेरी मदद होती है एक, तो ज़रूरत पड़ने पर हल्का सा आप हिंट दे दीजिए, उसी को स्काफ फोल्डिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया। कंठस्थ स्मरण पर अत्यधिक जोर, सहयोगात्मक अधिगम, बिल्कुल सहयोगात्मक अधिगम। लेव वाइगोत्स्की की बात आती है तो उन्होंने सहयोगात्मक अधिगम पर विशेष जोर दिया, उन्होंने समाज को महत्व दिया है, ये आप हमेशा याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है। एक प्रगतिशील कक्षा, प्रोग्रेसिव लर्निंग हो रही है यहाँ पर, तो आप अधिगम करता है जो, उन्हें किस तरह समझा जाता है, किस रूप में समझा जाता है। इस क्वेश्चन को आप पहले समझ लीजिए कि पूछना क्या चाहता है। तो प्रगतिशील
कक्षा में ना ज्ञान निर्माण की सक्रिय भागीदारी के रूप में आप देखोगे प्रत्येक बालक को। अगला क्वेश्चन है, रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। ठीक है, तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि को दर्शाती है? भाषाई है, संगीतीय है, स्थानिक है, या फिर ये अंतर वैयक्तिक बुद्धि है? तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार ये स्थानिक बुद्धि है रजनी की, जो वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन कर लेती है तुरंत। अगला क्वेश्चन है, जेम्स को दिए सवालों का जवाब ढूंढने में अपने विचारों का मौखिकीकरण अक्सर मदद करता है। अगर वो कोई सवाल का जवाब ढूंढ रहा है तो उस अपने विचारों का मौखिकीकरण करता है, तो ये उसकी मदद करता है। तो यह कथन क्या सुझाता है? तो इसकी बात की है वाइगोत्स्की ने, बिल्कुल आप याद रखिएगा। और इसका आंसर हो जाएगा 3, भाषा संज्ञान को सुशासित करती है। अगला क्वेश्चन है, जेंडर। जेंडर क्या है? तो जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है, तो बिल्कुल पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक ऐसी अस्मिता जो सामाजिक संकल्पनाओं द्वारा साकार होती है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने में अनुभव समृद्ध होते हैं। तो यह कथन है, तो पहली बात तो ये सही है, तो 2 ऑप्शन सही है। क्यों सही है ये? क्योंकि अब ये दूसरा ऑप्शन तो कह नहीं सकते कि ये कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध बनाता है, ऐसी बात तो है नहीं। तो जो विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से जो बच्चे होते हैं ना, ये एक साथ रहते हैं तो पीयर लर्निंग करते हैं, तो इसमें एक दूसरे से कई कौशल सीखते हैं, तो बिल्कुल पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? एक होता है अधिगम का मूल्यांकन, एक होता है अधिगम के लिए मूल्यांकन, है ना, और एक होता है अधिगम के रूप में मूल्यांकन। तो यहाँ बात हो रही है अधिगम के लिए मूल्यांकन की, तो इसमें बिल्कुल पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये होना चाहिए, संदर्भित होना चाहिए उससे, तभी तो हम अधिगम के लिए मूल्यांकन कर रहे हैं, उसे संदर्भित होगा तो दोनों काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, एक अध्यापिका द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देती है? बात करें सृजनात्मक सोच की, तो ये कंठस्थ करना ये तो हमेशा गलत होता है। और दूसरा है समस्या को दर्शाने के अभिसारी तरीके को प्रोत्साहित करना। तो अगला है प्रकारात्मक स्थिरता को पुरस्कृत करना, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नवाचारी समाधान खोजने की जरूरत हो। तो बिल्कुल 4th ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन, कि जिसमें वो खोजबीन करेंगे तभी तो वो सृजन करेंगे सोच का। तो चौथा ऑप्शन सही है। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या जरूरी है? तो उचित समायोजन, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। उचित समायोजन होगा तभी तो वो मतलब समावेशन उनका अच्छे से हो पाएगा। जब समायोजन ही उनका नहीं हो पा रहा तो वो समावेशी शिक्षा की तो बात ही नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन आया था, निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है? तो जो सिद्धांत है समता और समानता, इसमें ये दोनों ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, क्योंकि समता और समानता दोनों ही समावेशन के सिद्धांत हैं, जहाँ मतलब अवसर की समानता भी हो, समता भी होनी चाहिए, सभी के लिए समान अवसर हो, जहाँ पर संसाधन में बहुभाषावाद का उपयोग हो, अच्छी तरह से निर्मित मतलब शैक्षिक जो योजना हो उसमें भी समानता सभी के लिए हो। तो ये दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए, इसमें पहला ऑप्शन सही माना गया। अगला क्वेश्चन है, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते, मतलब ADHD वाले बालक है, मतलब ये ADHD ऐसे लोग समझ जाते हैं, लेकिन जब इसका इतना लंबा सा नाम आता है ना तब लोग समझ नहीं पाते। तो से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा अभिलक्षण अक्सर पाया जाता है? तो इनमें उच्च स्तरीय तौर से व्यवस्थित होना, बहुत सचेत होना, लंबे निर्देशों को सुनते समय धैर्यवान रहना, ये तो सब विशेषताएं हैं ना कि प्रतिभाशील बालक की, ये तो आकुल रहते हैं हर समय ADHD का बालक। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में निम्न में से क्या सही है? वे कार्य को समझने में काफ़ी समय लेते हैं। क्या सृजनशील बालक है तुरंत समझ जाएगा, है ना? और वे नवीन और मूल विचार को सुझाते, बिल्कुल यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आप चाहो तो बाकी ऑप्शन भी पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, स्वालीनता कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा करती है, फिर भी स्वालीनता से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा सामर्थ्य होता है जिसका अध्यापिका सदुपयोग करती है? तो जो बात कर रहा है
ASD की, ठीक है। ASD में क्या होता है, इसमें ना बच्चे दूसरे की बात को समझ नहीं पाते, मतलब भाषा समझने में थोड़ा, भाषा कौशल जो होता है उनका, उसको समझने में थोड़ा इनको कठिनाई होती है दूसरों की बातों को, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को किस पर बल देना चाहिए। प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम देना है आपको, तो किस पर बल देंगे, तो इनमें से कंठस्थ तो बिल्कुल नहीं होगी, प्रतिस्पर्धा, एक एक शब्द से आप इसको काटते जाओ, प्रतिस्पर्धा की बात बिल्कुल नहीं, व्यवहार के अनुकूलन के लिए भी ऐसा नहीं कह सकते ना। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए हम प्रभावशाली अधिगम को बढ़ावा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है, ठीक है। तो ये सहज अनुमान लगाना, ये कमतर आंकना ही तो है कि सहज ही आपने अनुमान लगा दिया, तो ये ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है। अगला क्वेश्चन कथन है, किसी नए संप्रत्यय को पढ़ाने के समय एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए। ये तो सही है। अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी से असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर कहा जा रहा है असंबंधित, ठीक है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। आपने विषय वस्तु से असंबंधित कर दिया तो फिर कैसे समझ में आएगा, कुछ भी कर लो आप। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की प्रकृति, जो लर्निंग है उसकी प्रकृति है डैश और डैश, ठीक है। तो अधिगम की जो प्रकृति होती है ये प्रकृति सक्रिय होती है और सामाजिक होती है। पहला ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सी युक्तियाँ समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं। इनमें से कौन सी युक्तियाँ समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं। तो 25 में, तो इसमें जो कलन विधि है ये समस्या समाधान के लिए बेस्ट विधि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी दो कथन है, आप पहले इनको पढ़ लीजिए फिर ऑप्शन हम देखेंगे। पहला है, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वो विचार भ्रांतियाँ ही क्यों ना हों। अच्छा, दूसरा कह रहा है, भ्रांतियाँ विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती हैं जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। तो ठीक है, इसके ऑप्शन देखते हैं। अब इसके विकल्प देखिए, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि जो भ्रांतियाँ, मतलब हम कहते ही तो हैं कि तुम सही गलत कुछ भी बोलो अपने बच्चों को, आप यही तो कहते हो ना। आप कभी ट्यूशन कुछ किसी को भी आप पढ़ाते हो तो यही तो बोला जाता है कि भाई तुम अपनी तरफ से कुछ तो बोलो, गलत सही कुछ भी बोलो, क्योंकि वो सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। अगला क्वेश्चन है, संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो संवेग और संज्ञान, इन दोनों के बारे में जो दूसरा ऑप्शन है, संतुलित उत्साह, भागीदारी और अधिगम को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल उन्हें महारत उन्मुखी लक्ष्य के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। मतलब महारत का मतलब होता है निपुणता लाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। महारत की वजह से इसको आप गलत ना समझें। अगला क्वेश्चन था, डैश अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जबकि डैश नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो जो स्कीमा सक्रियता है ये ना सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, लेकिन जो अधिगम अशक्तता है ना, जो डिसेबिलिटी है, ये तो नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला और लास्ट क्वेश्चन था CDP का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है। परीक्षा केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, अधिगमकर्ता केंद्रित या फिर बहिष्कार केंद्रित। तो इसका ऑप्शन तो आप सभी को पता है, अधिगमकर्ता केंद्रित यानी छात्र केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित की बात करता है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। ओके, मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में लेकर एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सा टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखना और पढ़ते रहना। क्लास कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।